आइए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यानी कि संवेग संरक्षण का नियम, इसी को समझना है। संवेग संरक्षण के नियम को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को, इसको समझने से पहले न्यूटन का जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन था उसको आप समझ चुके हैं ना, क्योंकि संवेग की चर्चा सर्वप्रथम न्यूटन के दूसरे गति नियम में ही हुआ है। दूसरे गति नियम में हुआ है। तो संवेग की चर्चा न्यूटन ने अपने दूसरे गति नियम में किया है। इसलिए जरूरी है कि संवेग संरक्षण नियम को समझे। आप न्यूटन के दूसरे गति नियम को पूरी तरह से समझ चुके हैं। अगर न्यूटन के दूसरे गति नियम में आपको कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आप संवेग संरक्षण के नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो दूसरा नियम क्या था? दूसरा नियम ये था कि संवेग में परिवर्तन की दर, ठीक है, संवेग में परिवर्तन की दर, और संवेग में परिवर्तन के दर कहने का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अंतिम संवेग, ठीक है, वस्तु का, बॉडी का अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, और प्रारंभिक से अंतिम होने में जो समय लगा उसी को क्या कहते हैं? यानी कि एक वस्तु जो किसी प्रारंभिक संवेग से चल रहा था और कुछ समय में उसका संवेग बदल गया, तो बदला हुआ संवेग और पहला संवेग और जितने समय लगा बदलने में उसे ही क्या कहते हैं? संवेग परिवर्तन की दर। और इसको डिनोट किया जाता है mv माइनस mu बटे t। तो न्यूटन का दूसरा गति नियम इसी पर आधारित है कि संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए बल के क्या होते हैं? समानुपाती होते। यही न था नियम? संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि हम जितना अधिक परिमाण का बल लगाएंगे वस्तु पर, उसके संवेग में उतना ही ज्यादा परिवर्तन आएगा। यही ना मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यही हुआ कि अगर बल जितना बड़ा होगा संवेग परिवर्तन उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन इस नियम का मतलब यह भी है कि अगर वस्तु पर बल न लगाया जाए तो उसके संवेग में परिवर्तन नहीं होगा। तो न्यूटन के दूसरे गति नियम को आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर किसी वस्तु पर बल न लगाया जाए तो उस वस्तु के संवेग में कोई परिवर्तन। बस इसी बात को क्या कहा जाता है? इसी बात को कहा जाता है संवेग संरक्षण का नियम। यानी संवेग संरक्षण नियम के अनुसार ये बात साबित है कि अगर किसी वस्तु पर हम बल नहीं लगाएंगे तो उसके संवेग में परिवर्तन नहीं होगा। संवेग में परिवर्तन होने के लिए बल का आरोपित होना जरूरी है। अगर हम बल नहीं लगाएंगे तो संवेग में परिवर्तन हो गया। यही है संवेग संरक्षण नियम। समझे? कोई बहुत बड़ा तीर नहीं है।
लेकिन इसको अगर साबित करके दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? तो इसको साबित करके भी हम दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं वो समझने से पहले आप संवेग परिवर्तन दूसरा गति नियम समझ ही चुके थे, तो संवेग संरक्षण नियम को समझे कि नहीं समझे? संवेग संरक्षण नियम हमें यह बतलाता है कि अगर किसी सिस्टम पर, अगर किसी बॉडी पर हम बल आरोपित नहीं करेंगे तो उसके संवेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मान लीजिए कि एक वस्तु का संवेग mu है और इसका संवेग कुछ समय बाद mv हुआ है, तो कैसे हो गया? क्या इस पर हुआ था? तो इस पर क्या हो गया? बल आरोपित हुआ। एक वस्तु का संवेग में परिवर्तन का सिर्फ एक मतलब है कि उस पर क्या लग गया है? बल लग गया है। बिना बल लगाए संवेग में परिवर्तन नहीं। तो संवेग संरक्षण नियम यही कहता है कि अगर किसी वस्तु पर बल नहीं लगाया जाए तो वस्तु के संवेग में कोई परिवर्तन, बिना बल लगाए किसी वस्तु में कोई संवेग में परिवर्तन। अब बल दो प्रकार के, संतुलित और, तो यहां पर बल का मतलब असंतुलित बल से है कि अगर किसी वस्तु पर, अगर किसी निकाय सिस्टम पर कोई असंतुलित बल आरोपित न किया जाए तो उसके संवेग में कोई परिवर्तन। एक वस्तु पर बल लग रहा था फिर भी उसमें संवेग परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि उस पर संतुलित बल कोई लगा। संवेग में परिवर्तन बिना बल लगाए संभव नहीं है। कोई दिक्कत? समझ गए? बात को समझ गए? आइए इसको साबित करते हैं। संवेग परिवर्तन के दर को एक तरह से इस तरह भी प्रमाणित किया जाता है कि टक्कर से पहले का कुल संवेग बराबर टक्कर के बाद का कुल संवेग। टक्कर के बाद का कुल संवेग। बात को समझ रहे हैं? संवेग परिवर्तन को अगर विस्तारित रूप देंगे तो उसका एक मतलब ये भी निकलता है कि टक्कर से पहले, टक्कर समझ रहे हैं ना? मान लीजिए कि कोई वस्तु x है और कोई वस्तु y है और दोनों एक ही दिशा में गतिशील है। एक ही दिशा में क्या है? गतिशील है। तो एक ही दिशा में ये दोनों वस्तु गतिशील है तो निश्चित ही इसमें कुछ संवेग है। अगर दोनों ही वस्तु x और y गतिशील है तो निश्चित ही इसके पास कुछ ना कुछ संवेग होगा कि नहीं? संवेग P बराबर क्या होता है? संवेग P बराबर mv होता है कि नहीं? तो निश्चित तौर पर यह गतिशील है, वस्तु है, तो इसमें द्रव्यमान होगा ही होगा, तो इसमें संवेग है। अब अगर मान लीजिए कुछ समय बाद ये टकरा गया, कुछ समय बाद ये आपस में टकरा गया, तो संवेग संरक्षण नियम कहता है कि टक्कर से पहले का कुल संवेग बराबर होगा टक्कर के बाद, क्योंकि ये एक सिस्टम बन गया है और ये आपस में टकराया है, कोई बाहर से इस पर बल नहीं लगा है, इसीलिए संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए टक्कर से पहले कुल संवेग है उतना ही टक्कर के बाद रहेगा। अब इसको साबित कर देते हैं, इसको साबित कर देते हैं कि कैसे टक्कर के बाद का संवेग और पहले का संवेग बराबर होगा। क्लियर है? संवेग संरक्षण नियम में कोई दिक्कत? किसी वस्तु पर अगर बल आरोपित नहीं करेंगे तो उसके संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसे ही क्या कहते हैं? संवेग संरक्षण नियम के अनुसार अगर कोई दो वस्तु आपस में टकरा गई है तो टक्कर से पहले का कुल संवेग बराबर होगा टक्कर के आपस में टकराई है। कोई बाहर से आकर इस दोनों को टकरा दिया तब नहीं, तब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बाहर से आकर कोई टकरा रहेगा इन दोनों का, इन दोनों को टकराने का कोशिश करके टकरा दिया तो इसका मतलब बाहर से बल आरोपित हो गया।
और जब बाहर से बल आरोपित हो गया तब संवेग में तो परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन संवेग संरक्षण नियम ये कहता है कि अगर बाहर से कोई असंतुलित बल ना लगे तो फिर संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आइए दोस्तों, एक वस्तु है जो एक ही दिशा में गतिमान है और दोनों के द्रव्यमान को आप m1 मान लीजिए, m2 मान लीजिए, कोई दिक्कत? एक के द्रव्यमान को क्या मान लिए? m1 और दूसरे के द्रव्यमान को m2। और मान लीजिए कि इसका वेग u1 है और इसका वेग u2 है। x वस्तु का द्रव्यमान m1 और y वस्तु का द्रव्यमान m2। x वस्तु का वेग u1 और y वस्तु का वेग u2। और कुछ समय बाद यानी कि t समय बाद मान लीजिए ये दोनों क्या हो जाता है? टकरा जाता है। t समय बाद दोनों क्या हो जाता है? टकरा जाता है। टकराने के बाद इसका वेग u1 से बदलकर मान लीजिए कितना हो गया? u2 से बदलकर v2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी टकराने के बाद वेग बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। टकराने के बाद वेग में बदलाव आएगा। और हम मान लिए कि वो u1 से बदलकर क्या हो गया? v1, u2 से बदलकर v2। इसमें कोई दिक्कत है नहीं ना? अब आइए दोस्तों, हम निकालते हैं इसका प्रारंभिक संवेग। अब टकराने के बाद द्रव्यमान नहीं बदला है, जो वस्तु का जितना द्रव्यमान था उतना ही है। तो इसका प्रारंभिक संवेग, ठीक है, इसका प्रारंभिक संवेग कितना हो जाएगा बताइए? प्रारंभिक संवेग m1 u1 प्लस m2 u2 हो जाएगा। अगर x का संवेग m1 इंटू m2, y का संवेग m2 इंटू, और टकराने से पहले कुल संवेग यानी x का और y का कुल संवेग m1 u1 प्लस m2 u2। और t समय बाद ये टकरा गया और टकराने के बाद इसका अंतिम जो संवेग हुआ, अंतिम कुल संवेग बराबर क्या हो जाएगा? m1 v1 प्लस m2 v2। कोई दिक्कत? यह है टकराने से पहले का संवेग, यह टकराने के बाद का संवेग। और ये दोनों बराबर होगा। ये दोनों क्या होगा? चेक कर लेते बराबर है कि नहीं। चेक कर लीजिए बराबर है कि नहीं। तो बराबर है कि नहीं है, तो संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन अगर दोनों टकराया है, मान लीजिए x और y आपस में क्या हो गया है? टकरा गया है। टकराने के कारण x किस पर बल लगाएगा? y पर बल लगाएगा। लगाएगा कि नहीं? अगर x बल y पर बल लगाएगा तो न्यूटन का तीसरा गति नियम के अनुसार y x पर बल लगाएगा। कितना? समान बल लगाएगा। लगेगा ना? लगाएगा कि नहीं? अगर दोनों टकराया है, अगर एक्स वाई दोनों टकराया है तो इसका मतलब है एक्स वाई पर बल लगाया है, और अगर एक्स वाई पर बल लगाया है तो न्यूटन के तीसरा गति नियम के अनुसार और यह बल की दिशा एक दूसरे के विपरीत होगा, लेकिन परिमाण क्या होगा? समान होगा। यानी कि एक्स के द्वारा लगाया गया बल बराबर होगा किसका? y के द्वारा लगाया गया बल के। माइनस इसलिए कि दिशा क्या है? विपरीत है। माइनस इसलिए कि दिशा क्या है? यानी कि a जिस दिशा में बल लगाएगा उसके x जिस दिशा में बल लगाएगा उसके विपरीत। कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत? इसमें दिक्कत नहीं। इसमें दिक्कत तो मतलब तीसरा नियम में दिक्कत। और तीसरा नियम क्लियर कट बता चुका है कि क्रिया और प्रतिक्रिया के दिशा विपरीत, परिमाण समान होता है। दिशा विपरीत कर दिया है, परिमाण। अब आइए, ये तीसरा नियम है। दूसरा नियम क्या कर रहा है कि लगाया गया बल संवेग परिवर्तन के
बराबर होगा। बल किसके बराबर होगा? संवेग परिवर्तन के बराबर होगा कि नहीं होगा? दूसरा गति नियम के अनुसार लगाया गया बल किसके बराबर? संवेग परिवर्तन के बराबर। तो यह बल बराबर x के संवेग में परिवर्तन के क्या होगा? बराबर होगा। संवेग में परिवर्तन अंतिम संवेग माइनस अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। अंतिम संवेग x का कितना था? m1 v1 ना। अब प्रारंभिक संवेग x का अब परिवर्तन कितना समय लिया था? बराबर माइनस y के द्वारा लगाया गया बल y के संवेग में परिवर्तन के बराबर होगा। y के संवेग में परिवर्तन m2 v2 माइनस m2 u2 बट t। कोई दिक्कत नहीं। t और t क्या हो चुका है? खलास हो चुका है। m1 v1 माइनस m1 v1 बराबर माइनस, तो यह माइनस आ जाएगा। m2 v2 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस m2 का ये कोई दिक्कत है? इसको उठा के इधर फिट कर ले। m1 v1 प्लस m2 v2, इसको उठाकर उस साइड ले जाइएगा। इससे उठाकर उस साइड ले जाइएगा। m2 u2 प्लस m1 u1। ये दोस्तों अंतिम संवेग था। ये दोस्तों क्या था? अंतिम संवेग था। और ये प्रारंभिक संवेग था। और दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। हो गया ना। जितना टक्कर से पहले उतना ही टक्कर के बाद। प्रूव्ड हो चुका है नियम। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना। दिक्कत है तो फिर से बता रहे हैं दोस्तों। बहुत लोग को दिक्कत रहता है रिवीजन करवाइए। कल परेबो हम ही करेंगे, रिवीजनो हम ही करेंगे, नौकरियों हम ही कर लेंगे, तब ठीक रहेगा। रूम भाड़ा किस लिए देते हैं पता नहीं। ठीक है, क्लियर है? आइए एक बार पुनः समझिए। संवेग संरक्षण का कॉन्सेप्ट न्यूटन के दूसरे गति नियम से आता है। क्लियर है? संवेग संरक्षण नियम का अवधारणा न्यूटन के किस गति नियम पर आधारित है? संवेग संरक्षण नियम का कॉन्सेप्ट न्यूटन के किस गति नियम पर आधारित है? दूसरे गति नियम पर। किस गति नियम पर? दूसरे गति नियम पर। और दूसरे गति नियम के आधार पर अगर संवेग संरक्षण को देखें तो संवेग संरक्षण नियम यही बतलाता है कि अगर किसी वस्तु पर बाहर से कोई असंतुलित बल न लगाया जाए तो वस्तु के संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर इसी को विस्तार रूप दे तो संवेग संरक्षण नियम से यह भी निकलकर सामने आता है कि टक्कर से पहले कुल संवेग बराबर टक्कर के बाद। एक सिस्टम के टक्कर से पहले का कुल संवेग टक्कर के बाद के कुल संवेग के क्या होगा? बराबर होगा। हमने मान लिया कि एक वस्तु x है और दूसरा वस्तु x का द्रव्यमान m1, y का द्रव्यमान, और y का द्रव्यमान m2, y का वेग u2, और ये दोनों एक ही दिशा में चल रही है। और कुछ समय बाद दोनों आपस में क्या हो गया? टकरा गया। अब टकराने के कारण t समय बाद इसका वेग u1 से बदलकर v1 और इसका वेग v2 से u2 से बदलकर v2 हो गया। अगर हम देखें तो इन दोनों वस्तु का प्रारंभिक संवेग m1 u1 प्लस m2 u2 है, और t समय के बाद यानी टकराने के बाद उसका अंतिम संवेग m1 v1 और m2 v2। संवेग संरक्षण नियम कहता है कि प्रारंभ का कुल संवेग अंतिम कुल संवेग के क्या होगा? बराबर होगा। उसके बाद हम न्यूटन के तीसरे गति नियम पर आ गए हैं। मतलब संवेग संरक्षण नियम की अवधारणा, संवेग संरक्षण नियम का कॉन्सेप्ट न्यूटन के दूसरे गति नियम से आया है। और इसमें आपको याद रखने का कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि संवेग शब्द की चर्चा ही न्यूटन ने किस गति नियम से किया है। तो निश्चित ही संवेग संरक्षण नियम की अवधारणा किससे आएगा? लेकिन हम प्रूव करने के लिए यहां किस नियम का सहारा लिए?
यानी आप कह सकते हैं कि संवेग संरक्षण का नियम न्यूटन के दूसरे एवं तीसरे दोनों गति नियम पर आधारित है। संवेग संरक्षण का नियम न्यूटन के दूसरे और तीसरे दोनों गति नियम पर आधारित है। टकरा गया है दोस्तों, टकरा गया है। टकराएगा तो x निश्चित ही y पर बल लगाएगा, और x अगर y पर बल लगाया तो तीसरा गति नियम के अनुसार y भी x पर बल लगाएगा। तो दोस्तों बल भी लगा दिया गया। अब न्यूटन के दूसरे गति नियम के अनुसार लगाया गया बल संवेग परिवर्तन के क्या होगा, बराबर होगा। y के द्वारा लगाया गया बल y में हुए संवेग परिवर्तन के बराबर होगा, और x के द्वारा लगाया गया बल x में संवेग परिवर्तन के बराबर होगा। दिशा विपरीत होगी, इसलिए यहां पर हम क्या लगाए हैं, माइनस लगाए कि यह बल की दिशा विपरीत है। और इस तरह हम देखें तो अंत में यह प्रूव्ड हो चुका है कि संवेग संरक्षण नियम के अनुसार टक्कर से पहले का कुल संवेग अब बराबर टक्कर के बाद का कुल संवेग का। ये कोई दिक्कत, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए क्या क्या याद रखना है। संवेग संरक्षण नियम की अवधारणा, या अवधारणा को इंग्लिश में कॉन्सेप्ट कहते हैं। संवेग संरक्षण नियम की अवधारणा न्यूटन के किस गति नियम पर आधारित है, दूसरे गति नियम पर। लेकिन संवेग संरक्षण नियम को साबित करने के लिए हमें किस नियम की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए आप ये भी कह सकते हैं कि संवेग संरक्षण का नियम न्यूटन के दूसरे एवं तीसरे दोनों गति नियम पर आधारित है। लेकिन अगर एग्जाम में पूछ दे कि संवेग संरक्षण नियम की अवधारणा किस नियम से आता है, और फर्स्ट सेकेंड थर्ड अलग अलग ऑप्शन में हो, तो निश्चित ही हमको सेकेंड मारना है, क्योंकि सेकेंड मेन है, उसी में संवेग की चर्चा है, उसी से संवेग संरक्षण की कॉन्सेप्ट निकलेगा। लेकिन अगर यह क्वेश्चन पूछ दे संवेग संरक्षण नियम को जांचने के लिए न्यूटन के किस गति नियम की सहायता लेनी पड़ती है, तो तीसरे गति नियम के अनुसार, यानी अवधारणा आती है सेकेंड से साबित होता है थर्ड से। इस तरह हम कह सकते हैं संवेग संरक्षण का नियम न्यूटन के प्रथम एवं द्वितीय दोनों गति नियम पर आधारित है, और सॉरी दूसरा और तीसरा दोनों गति नियम पर आधारित है। संवेग संरक्षण का नियम न्यूटन के दूसरे एवं तीसरे दोनों गति नियम पर आधारित है। क्लियर क्लियर। एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल समझा देते ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बंदूक से जब गोली फायर किया जाता है तो बंदूक पीछे की तरफ धक्का मारता है। ध्यान दीजिए, जो बात हम तीसरे गति नियम के तहत समझा सकते हैं, ध्यान दीजिए, संवेग संरक्षण साबित करने के लिए हम किस नियम का सहायता लिए, थर्ड का। तो अगर कोई एग्जाम्पल को हम संवेग संरक्षण नियम के आधार पर समझा सकते हैं, तो उसे तीसरे गति नियम के आधार पर भी समझा सकते हैं। यह बात आप ध्यान रखिएगा। जब बंदूक से गोली फायर की जाती है, बंदूक पीछे की तरफ धक्का मारता है, बंदूक पीछे की तरफ धक्का मारता है। क्यों? तो संवेग संरक्षण नियम के अनुसार, ठीक है, संवेग संरक्षण नियम के अनुसार गोली छूटने से पहले, गोली छूटने से पहले गोली प्लस बंदूक का कुल संवेग कितना है, 0 है। मान लीजिए कि एक बंदूक में गोली है और वो फायर नहीं हुआ है, तो बंदूक और गोली दोनों का कुल संवेग कितना, क्योंकि भी है ही नहीं, P बराबर क्या होता है, अभी बराबर 0, तो P बराबर, अब बंदूक में गोली है, भी 0, तो कुल संवेग। अगर गोली छूटने से पहले गोली प्लस बंदूक का कुल संवेग
जीरो होगा तो संवेग संरक्षण नियम के अनुसार गोली छूटने के बाद भी दोनों का कुल संवेग कितनी होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। गोली छूटने से पहले गोली प्लस बंदूक का कुल संवेग कितना है? इसमें कोई दिक्कत है? क्योंकि भी जीरो है तो संवेग जीरो। तो संवेग संरक्षण नियम कहता है कि गोली छूटने के बाद भी गोली प्लस बंदूक का कुल संवेग क्या होगा? जीरो होगा। लेकिन जीरो कैसे होगा? गोली तो गति पा लिया, अगर हम फायर किए तो गोली तो गति प्राप्त कर लिया, यानी गोली का संवेग तो आ गया है। तो अगर गोली का संवेग आ गया है गोली छूटने के बाद, तो गोली का संवेग जितना है उतना ही संवेग कौन प्राप्त कर लेता है? बंदूक। उतना ही संवेग क्या प्राप्त कर लेता है? बंदूक। लेकिन विपरीत दिशा में वो भागता है। विपरीत दिशा में क्या? तो गोली जितना संवेग से आगे भागा, बंदूक उतना संवेग लेकर पीछे बढ़ गया। आगे पीछे दिशा विपरीत होने से दोनों का कुल संवेग क्या हो गया? जीरो हो गया। तो बंदूक गोली छूटने के बाद पीछे धक्का क्यों मारता है? तो वे अपना संवेग संरक्षण नियम के अनुसार जितना गोली संवेग प्राप्त किया है ना, उतना ही संवेग कौन प्राप्त करेगा? और दोनों की दिशा क्या होगी? इससे दोनों का कुल संवेग क्या हो जाएगा? यानी पहले के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझ गए ना बात को? संवेग संरक्षण नियम समझे? संवेग संरक्षण नियम की अवधारणा न्यूटन के किस गति नियम से? संवेग संरक्षण नियम को जांचने के लिए हमें किस गति नियम, अर्थात संवेग संरक्षण नियम दूसरा एवं तीसरा दोनों गति नियम पर आधारित है। संवेग संरक्षण नियम के अनुसार किसी निकाय का टक्कर से पहले का कुल संवेग टक्कर के बाद के कुल संवेग के क्या होगा? संवेग संरक्षण नियम के अनुसार गोली जितना संवेग प्राप्त करेगा विपरीत दिशा में उतना ही कौन प्राप्त करेगा? गोली जितना संवेग प्राप्त करेगा उतना ही विपरीत दिशा में कौन प्राप्त करेगा? ताकि उसका संवेग पहले के बराबर हो सके। कोई दिक्कत? चलिए दोस्तों, चैप्टर खत्म हो गया है। अब हम लोग न्यूमेरिकल सवाल को सॉल्व करेंगे। आ जाइए दोस्तों सवाल पर। पहला सवाल आपके सामने है। एक बस सुबह पश्चिम की ओर दिल्ली से जयपुर, डायरेक्ट दिल्ली से जयपुर देता, क्या पश्चिम से देने का क्या जरूरी है? खैर छोड़िए। एक बस सुबह पश्चिम की ओर दिल्ली से जयपुर 5 घंटे में 250 किलोमीटर की दूरी तय करती है और शाम 5 घंटे के समान समय में समान दूरी तय करके दिल्ली वापस आ जाती है। संपूर्ण यात्रा के लिए बस का औसत चाल और औसत वेग ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, पहले आप औसत चाल एवरेज स्पीड ज्ञात कर लीजिए। औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय। अब कुल दूरी कितना हो जाएगा? 250 किलोमीटर दूरी तय करती है, फिर लौटती भी न है। लौटती है क्या? समान दूरी तय करके, यानी जितना पहले तय किया था उतना। तो कुल दूरी बराबर हो गया 250 प्लस 250 किलोमीटर। कुल समय 5 घंटे और जाने में 5 घंटे और आने में 5 घंटे, यानी क्या 500 बटे 10 और काटिएगा तो क्या आएगा? 50 किलोमीटर बराबर। तो औसत चाल जो है यहां पर वो है 50 किलोमीटर पर आवर।
50 किलोमीटर पर आवर। अब दोस्तों औसत चाल के बाद क्या करा निकालने के लिए? औसत वेग। अब औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय। कुल विस्थापन टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अब देखिए कि यह बस दिल्ली से जयपुर गया और शाम को फिर उसी जगह पर आ गया, तो विस्थापन कितना? अगर कोई वस्तु गति जहां से प्रारंभ करे अंत में वहीं पहुंच जाए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है? बस की भी वही स्थिति है कि नहीं है? बस भी दिल्ली से जयपुर गया और शाम को पुनः कौन लौट चुका है, यानी जहां से खुला वहां पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट। और अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो औसत वेग 0। तो यहां पर औसत चाल 50 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन औसत वेग कितना हो गया है? और औसत वेग 0 क्यों हो गया है? तो डिस्प्लेसमेंट यहां पर क्या है? 0 है। कोई दिक्कत? समझ गए? पहला सवाल में कोई दिक्कत दोस्तों? पहला सवाल में कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े। एक धावक 280 मीटर व्यास के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से दौड़ लगाता है। वृत्तीय पथ है और वृत्तीय पथ का व्यास कितना है? 280 मीटर है। कोई दिक्कत? इसी पथ पर वो क्या कर रहा है? एक समान चाल से दौड़ लगाता है। उसे एक चक्कर पूरा करने में 50 सेकेंड लगता है। तो 2 मिनट 55 सेकेंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा तथा उसका विस्थापन क्या होगा? तो सबसे पहले ये निकाल लेते हैं कि वह 2 मिनट 55 सेकेंड तक जो दौड़ा है, तो इतने समय में वह इस वृत्तीय मार्ग का कितना चक्कर लगा लेगा? तो एक चक्कर में कितना? 50 सेकेंड। तो कुल चक्कर बराबर हो जाएगा, कुल चक्कर बराबर 2 मिनट 55 सेकेंड बट 50 सेकेंड। कितना चक्कर लगाया है वो इसी तरह निकलेगा। टोटल 2 मिनट 55 सेकेंड जोड़ 55 सेकेंड तक दौड़ा है और एक चक्कर लगाने में उसे कितना? तो 50 सेकेंड में एक चक्कर, तो इतना मिनट इतना सेकेंड में कितना चक्कर? तो भागा दे दीजिए। तो दोस्तों ये हो जाएगा 2 मिनट बराबर 120 सेकेंड। 120 प्लस 55 175 सेकेंड। 175 सेकेंड। अब बटे कितना आ रहा है? यानी कि 3.5 चक्कर लगाया है। तो यह धावक 2 मिनट 55 सेकेंड में कितना चक्कर लगा लेगा? 3.5 चक्कर लगा लेगा दोस्तों। यह धावक 2 मिनट 55 सेकेंड में कितना चक्कर लगाएगा? 3.5 चक्कर। क्लियर है? अब कह रहा है कितनी दूरी तय करेगा? वृत्तीय मार्ग पर अगर एक चक्कर दोस्तों लग रहा है, वृत्तीय मार्ग पर अगर एक चक्कर लग रहा है, तो एक चक्कर की दूरी, ठीक है, एक चक्कर की दूरी कितना होगा? 2πr होगा ना। वृत्तीय मार्ग का एक चक्कर वृत्त के परिधि के बराबर होगा कि नहीं होगा दोस्तों? वृत्तीय मार्ग का एक चक्कर वृत्त के परिधि के क्या होगा? बराबर होगा। वृत्तीय मार्ग का एक चक्कर वृत्त के परिधि के, तो टोटल एक चक्कर बराबर 2πr। तो कुल दूरी बराबर 3.5 गुना 2πr, यानी कितना जी?
7 पाई आर, और 7 अब पाई का मान 22/7, आर जो है व्यास का क्या होता है, आधा होता है। कितना हो गया 140, कितना हो गया 20, तो हो गया दोस्तों 440 गुना 7, 28, 7 चुका 28 और 30, इतना मीटर। क्लियर? तो कुल दूरी कितना तय हुआ 300। अब उसके बाद कह रहा कि तथा उसका विस्थापन निकालना है। दूरी निकल गया, कोई दिक्कत, दूरी निकल गया, कोई दिक्कत। अब हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। आपको बताए थे कि डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या जानना पड़ेगा, प्रारंभिक बिंदु जहां से गति स्टार्ट हुआ है और वह अंतिम बिंदु भी जानना पड़ेगा जहां से गति, जहां पर गति क्या हुआ है, खत्म हुआ है। कोई दिक्कत? इन दोनों बिंदु के बिना जाने हम विस्थापन निकाल सकते हैं। विस्थापन निकालने के लिए, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए यह जरूरी है कि हम इन दोनों बिंदुओं को जान ले कि गति कहां से स्टार्ट हुआ है और गति कहां पर खत्म हुआ है। अगर इन दोनों बिंदु को नहीं जानेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट पता नहीं चलेगा। अब हम कैसे करेंगे, तो दोस्तों वृत्तीय मार्ग पर कितना चक्कर लगाया है, ये वृत्तीय मार्ग है और इस पर कितना चक्कर, तो मान लीजिए कि यहां से चालू किया है। ये दोस्तों क्या है, प्रारंभिक बिंदु है। मान लीजिए कितना चक्कर लगाया है, कितना चक्कर लगाया है, तो एक चक्कर लगाएगा तो यही ना आ जाएगा, 2 चक्कर लगाएगा तो 3 चक्कर लगाएगा तो, और उसके बाद आधा चक्कर ना, आधा चक्कर में आधी परिधि दूरी करे ना, आधा चक्कर में आधी परिधि दूर करेगा तो यहां आएगा, यहां आएगा ना दोस्तों, आधी चक्कर में आधा परिधि दूर करेगा तो यहां आएगा। तो मान लीजिए ये क्या है, अंतिम बिंदु है, और अंतिम बिंदु है कि नहीं है। अब दोस्तों विस्थापन किसे कहते हैं, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच के सबसे छोटी दूरी को। और अगर प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच सबसे छोटी दूरी देखे तो सबसे छोटी दूरी यही ना होगा, और यह है वृत्त का व्यास, यानी कितना, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 280 मीटर होगा। अब यह व्यास क्यों होगा, क्योंकि ये आधी परिधि दूरी, आधा चक्कर में आधी परिधि दूरी होगा, तो निश्चित यहां से यहां की दूरी वृत्त के व्यास के क्या होगा। और इससे छोटी दूरी इन दोनों बिंदु के बीच कोई और हो सकता है, नहीं हो सकता है। इन दोनों के बीच सबसे छोटी दूरी यही हो सकता है जो वृत्त का व्यास होगा, और हम जानते हैं कि वृत्त का व्यास कितना है, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, दूरी कितना निकल गया 380, और डिस्प्लेसमेंट कितना निकल गया। कहिए कोई दिक्कत, समझ गए बात को, समझ गए कि नहीं। तो यहां पर डिस्टेंस जो है वह 380 मीटर और डिस्प्लेसमेंट 280 मीटर होगा, 3.5 चक्कर लगा लेने के बाद। अगर 4 चक्कर लगाता, राउंड फिगर में चक्कर लगा लेता, तब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता, 0। अगर राउंड फिगर में चक्कर लगाता तो निश्चित तौर पर जहां से शुरू किया वहीं पर पहुंचता, और ऐसी स्थिति में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता, 0 हो जाता। क्लियर है बात, समझ गए। आ जाए अगले प्रश्न पर, अगले प्रश्न पर आ जाते हैं दोस्तों। एक बस चलने के तुरंत बाद, यानी चलने से पहले रुकल था, और रुकल स्थिति में प्रारंभिक वेग कितना, 0। समय कितना लिया है, 10 सेकेंड। और 10 सेकेंड में पहले जो रुका हुआ था 10 सेकेंड में कितना का स्पीड पकड़ लिया,
36 किलोमीटर, और अंतिम वेग इसका जो पहले 0 था वो कितना हो चुका है। तो कह रहा है कि बस का क्या ज्ञात करे, त्वरण ज्ञात करे। देखिए एक बार पुनः समझिए, एक बस चलने के तुरंत बाद और जब वस्तु विराम अवस्था से चलना शुरू करे, तब ऐसी स्थिति में इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग क्या माना जाता है, और प्रारंभिक वेग को u में डिनोट किया जाता है, अंतिम वेग को v में डिनोट किया जाता है, समय को t में डिनोट किया जाता है और त्वरण को a में डिनोट किया जाता है। क्यों डिनोट किया जाता है, उसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सभी राइटर यही लिखते हैं, आप भी यही लिखिए और कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। क्लियर हो गया ना। तो ये याद रखना जरूरी है कि कोई वस्तु अगर विराम से चलना स्टार्ट करे, रेस्ट से चलना स्टार्ट करे, तब उस स्थिति में प्रारंभिक वेग को क्या मान लिया जाता है, 0। और ये वस्तु भी एक बस चलने के तुरंत बाद, मतलब वो विराम में था, और अगर विराम से ये चलना स्टार्ट किया है तो प्रारंभिक वेग क्या माना जाएगा, 0 माना जाएगा। और समय कितना, और 10 सेकेंड के बाद इसका प्रारंभिक जो 0 था, अंतिम कितना हो चुका है। और सवाल क्या कर रहा है, ए बराबर क्या होता है, युवा, ठीक, हाँ अभी कर रहे हैं, अभी बना को है, करेंगे ना, ठीक है। अब दोस्तों सवाल बनाते समय हमें SI मात्रक का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अक्सर सवाल में SI यूनिट का इस्तेमाल होता है, और आप जानते हैं कि वेग का SI मात्रक किलोमीटर पर आवर है, नहीं है। वेग का SI मात्रक क्या है, हालांकि वेग का प्रचलित मात्रक यही है, लेकिन वेग का प्रचलित मात्रक किलोमीटर पर आवर SI मात्रक नहीं है, और हमें सवाल बनाते समय SI मात्रक का इस्तेमाल करनी चाहिए। तो ये जो किलोमीटर पर आवर है, इसे आप SI यूनिट में चेंज कर लीजिए, और मीटर पर सेकेंड SI यूनिट है, इसे मीटर पर सेकेंड में चुन। और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे बदला जाता है, ये ट्रिक है, ठीक है। नहीं तो बदलने का पूरा प्रोसेस आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो टेंशन नहीं लीजिए, मैथ जैसे ही बनाइएगा आप जान जाइएगा। फिलहाल ये समझिए कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए किलोमीटर पर आवर में गुना कर देते हैं, किससे, तो ये कितना हो गया, 10 मीटर। आइए, तो अंतिम वेग कितना, प्रारंभिक वेग, समय, तो 10 में 0 गया 1, और त्वरण का मात्रक क्या है, तो यहां पर त्वरण एक्सीलरेशन कितना आ गया, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कहिए, अब ऐसा सवाल परीक्षा में आएगा, छोड़ के आगे बढ़ जाइएगा। कहिए, शुरू से लेके अंत तक समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। और दोस्तों यही जो हम बता रहे न्यूमेरिकल, यही परीक्षा में आएगा, समझ गए ना। हाँ, नंबर बदल सकता है, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा, ये गारंटी है। आइए तीसरा सवाल, चौथा पर, एक चलती हुई रेलगाड़ी, अब ये चल रहा है, प्रारंभिक वेग 0 नहीं होगा। एक चलती हुई रेलगाड़ी पर ब्रेक लगाने के बाद 20 सेकेंड में, यानी समय कितना, 20 सेकेंड, 20 सेकेंड में रुक जाती है, मतलब अंतिम वेग कितना। एक चलती हुई रेलगाड़ी है तो उसका अपना कुछ प्रारंभिक वेग होगा, और ब्रेक लगाएंगे तो अंत में जाकर ट्रेन क्या होगा, रुकेगा।
तो ब्रेक लगाने पर रुक गया तो अंतिम वेग 0। समय कितना? कह रहा कि प्रारंभिक वेग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? वेग ज्ञात कीजिए। यह ब्रेकों के कारण मंदन 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अब मंदन ऋणात्मक, ध्यान दीजिए, नेगेटिव एक्सीलरेशन को ही रिटार्डेशन कहते हैं, ऋणात्मक त्वरण को ही क्या कहते हैं? तो अगर ये मंदन है तो त्वरण बराबर 2 मीटर प्रति सेकेंड। तो हमें समय मालूम है, हमें अंतिम वेग मालूम है, हमें प्रारंभिक वेग निकालना है और हमें त्वरण भी मालूम है जो ऋणात्मक। अब फार्मूला सब याद है कि नहीं है? फार्मूला हम बताए थे, पहला v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा s बराबर यू टी प्लस, और तीसरा v स्क्वायर बराबर। अब आपको t दिया हुआ है, v दिया हुआ है, a दिया हुआ है, निकालना है। तो कौन फार्मूला सटीक रहेगा? ये रहेगा ना। अगर v का मान दिया हुआ, a का मान दिया हुआ, t का मान दिया है, यू निकल जाएगा ना। ये फार्मूला हम लगा सकते हैं क्योंकि हमें s मालूम नहीं है। ये फार्मूला लगा सकते हैं क्योंकि हमें s मालूम नहीं है। तो निश्चित तौर पर v बराबर u प्लस v कितना है? u आपको a कितना है? -2, और t कितना है? 20। तो 0 बराबर u प्लस 20 दूनी 40। क्लियर है? अब 40 उठकर इस साइड आएगा तो माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस। अब बराबर u, यानी u बराबर 40 मीटर। प्रारंभिक वेग और वेग का ऐसा ही मात्रा क्या है? 40 पर सेकेंड। कहिए कोई दिक्कत? समझ के छापना है क्या? दोस्तों अगला प्रश्न पर आ जाए। है इसमें क्या छापेगा? समझ गए? वही कॉपी किया। अगला प्रश्न बनाते हैं। एक बस की गति, एक बस की 5 सेकेंड में, यानी समय कितना दिया हुआ है? 5 सेकेंड दिया हुआ है। एक बस की गति 5 सेकेंड में 80 किलोमीटर से घटकर कितना हो गया? 60 किलोमीटर हो गया। यानी प्रारंभिक वेग जो उसका 80 किलोमीटर था, वो अंतिम वेग कितना हो गया? 60 किलोमीटर हो गया। हो गया कि नहीं? अगर बस का त्वरण एक समान हो, यूनिफॉर्म हो, तो त्वरण का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें कोई दिक्कत है दिक्कत? नहीं दिक्कत है दोस्तों। बस इसको किस में बदल लेना है? मीटर पर सेकेंड में बदल लेना है। इसको किस में बदल लेना है? मीटर पर सेकेंड में बदल लेना है। तो मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए क्या? अब 5/18। कोई दिक्कत? तो a बराबर v माइनस यू बाय टी। v का मान दोस्तों 60 गुना 5/18 माइनस 80 गुना, आप पॉइंट में काट लीजिए, अब बटे कितना? 5। समय कितना है? 5 बराबर 5/18 कॉमन ले ले तो बराबर -20, अब बटे 5। कोई दिक्कत नहीं ना जी? तो हो जाएगा आपको 100, अब बटे 90 हो जाएगा, 18 नीचे आ जाएगा। कोई दिक्कत? यानी कि -10/9 मीटर प्रति सेकेंड
स्क्वायर। यहाँ पर मंदन है दोस्तों, क्या है? और आप पहले देख ले कि वेग घट रहा है 80 से 60, इसका मतलब क्या है? मंदन है। तो 1 पॉइंट कुछ आएगा ही ना जी, 10/9 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आएगा। कोई दिक्कत? समझ गए? देखिए मैथमेटिक्स में कोई दिक्कत नहीं ना है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये तो बच्चा वाला मैथ है। आप लोग तो चक्रवृद्धि ब्याज तक बनाते होंगे, क्या? सबसे पावरफुल गुना वही में रहता है। तो ये सब कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। आगे बढ़े, किसी कोई दिक्कत? अरे समय 5 है, वेग 80 से 60 हो गया, त्वरण भी माइनस यू बाय डी हो गया, 10/9 निकल गया। माइनस में निकलेगा, अर्थात यह मंदन है दोस्तों। क्या है? मंदन है। पॉइंट में 1 पॉइंट समथिंग कुछ निकलेगा। आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, एक वस्तु का ये छेपर आ जाए ना, आ गए हैं। एक वस्तु 0.5 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग, यानी दोस्तों प्रारंभिक वेग कितना दिया हुआ है? एक क्षैतिज सतह पर, क्षैतिज सतह इसको कहते हैं क्षैतिज सतह। इसको क्या कहते हैं? क्षैतिज सतह। ठीक है, इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते हैं। पृथ्वी के समांतर सतह को क्षैतिज सतह और ऊपर नीचे सतह को ऊर्ध्वाधर सतह। ठीक है, ऊर्ध्वाधर यानी क्या? वर्टिकल। ऊर्ध्वाधर यानी कि तो ऊपर नीचे को वर्टिकल, पृथ्वी के समांतर को क्षैतिज। तो क्षैतिज सतह पर फिसलना प्रारंभ कर देता है। कोई दिक्कत नहीं, फिसल जाएगा। तो घर्षण के कारण उसका वेग इतना मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर 0.05 मीटर प्रति सेकेंड दर के क्या होता है? घटता है। और यह मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में दिया हुआ है, मतलब यह ऋणात्मक त्वरण है। यह ऋणात्मक त्वरण है। ऋणात्मक बोलेंगे तो मंदन में ही बोलना है। मंदन बोल दिए तो ऋणात्मक टर्म उसी में शामिल हो गया। तो मंदन इतना है लेकिन त्वरण माइनस इतना है। क्लियर है? और दर से घटता है। वस्तु के रुकने से वस्तु अंत में क्या हो गया है? तो अंतिम वेग रुक गया। तो अंतिम वेग कर रुकने में कितना समय लेगा? कितना समय लेगा? तो दोस्तों u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, v मालूम पड़ गया और हमें निकालना क्या है? t निकालना। निकलेगा कैसे निकलेगा? v बराबर u प्लस at निकलेगा ना। v कितना, u कितना, a कितना और t निकालना। अब इसको उठाकर इस साइड ले आए और आप जानते हैं इसको उठाकर इस साइड लाएंगे तो ये माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 0.05 t बराबर 0.5, इधर तो 0 है आपका, t बराबर 0.5 बटा 0.05 बराबर कर दीजिए पॉइंट। तो ये कितना निकल गया? 10 सेकेंड निकल गया दोस्तों, 10 सेकेंड निकल गया। कहिए कोई दिक्कत?
चलिए दोस्तों, अब न्यूमेरिकल तो परीक्षा में फूक दीजिएगा, उड़ जाएगा। देख रहे हैं कितना आसान है। बहुत स्टूडेंट मिलता है कि न्यूमेरिकल कमजोर है, क्या करे सर। कलिए मैथ बनाते हैं तो यस सर, चक्रवृद्धि ब्याज बनाते हैं वो तो हम तुरंत बना लेते हैं। कलिए तब न्यूमेरिकल में रखा क्या जो आपसे नहीं बनता है, तब बोलता हम कभी पढ़े नहीं सर। कलिए कभी नहीं पढ़े हैं तो न्यूमेरिकल क्या, बिना पढ़े आप हिस्ट्री जान सकते हैं, पॉलिटिक्स जान सकते हैं, तो न्यूमेरिकल भी जान सकते हैं। बिना पढ़े तो कुछ नहीं जान सकते हैं। तो न्यूमेरिकल से डरना नहीं है, बहुत डर फैलाया जा रहा है, ठीक है। बस आप जानते इसलिए नहीं है कि कोई बताया नहीं है या आप पढ़े नहीं है, नहीं तो कुछ रखा इसमें, फिलहाल आगे बढ़ जाते हैं। सब दोस्तों एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। 9th 10th के एनसीईआरटी बुक्स में जितने भी प्रॉब्लम है सबको रख दिए हैं, इसलिए दावा कर रहे हैं कि पूछेगा तो यही पूछेगा। आइए दोस्तों, 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है। क्या बताए हुए हैं? कब? अच्छा फिर से बताएंगे। चलिए एक बार फिर से बता देते हैं, बता दिए थे तो। 20 मीटर के ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है। अगर 20 मीटर के ऊंचाई से गिराया जाता है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा या डिस्टेंस कितना दूरी तय होगा, इसमें कोई दिक्कत? अगर वस्तु 20 मीटर के ऊंचाई से गिरा है तो यह है प्रारंभिक, यह अंतिम बिंदु, और इसके भी सबसे छोटी दूरी तो सीधा सीधा ही बनेगा, यानी डिस्प्लेसमेंट दूरी बराबर होगा। डिस्प्लेसमेंट कितना? डिस्प्लेसमेंट को एस में डिनोट करते हैं। यदि उसका वेग प्रति सेकेंड इतना घटता है, अगर प्रति सेकेंड वेग में इतनी कमी आ रही है तो इसका मतलब है कि मंदन कितना है, -10 मीटर प्रति सेकेंड है। हल्ला मत करिए। यदि उसका वेग प्रति सेकेंड 10 मीटर प्रति सेकेंड और बढ़ जाता है तब ये प्लस होगा। हमको लगा घट जाता है, बढ़ जाता है तो दोस्तों ये माइनस नहीं प्लस होगा। क्लियर है? तो यह प्रति सेकेंड इतना वेग घट रहा है और प्रति सेकेंड जितना घट रहा उतना ही त्वरण होता है। अब ये मत समझिए तो मीटर पर सेकेंड है तो ये स्क्वायर का ये त्वरण है। दोस्तों गेंद कितने समय बाद, कितने समय बाद, ठीक है, पृथ्वी से टकराएगी। और जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराया जाता है ना तो उसका प्रारंभिक वेग क्या माना जाता है? 0 माना जाता है। जब भी कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिराया जाता है तो उसका प्रारंभिक वेग क्या माना जाता है? 0। तो प्रारंभिक वेग, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, समय निकालना है। तो S बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। आपका u अगर 0 है तो ut भी क्या होगा? 0 होगा। अगर u 0 है तो ut भी क्या होगा? 0 होगा। प्लस हाफ, a का मान कितना है? 10, t का मान कितना है? निकालना है, ठीक है। s का मान कितना है? 20, 2 पंच 10, तो 20 बराबर 5t स्क्वायर। तो t स्क्वायर बराबर 20/5। अगर t स्क्वायर बराबर 4 है तो t बराबर 4√, यानी कितना? 2 सेकंड। क्लियर?
आइए दोस्तों, 8 नंबर 10 मीटर पर सेकेंड, अल्लाह नहीं 10 मीटर पर सेकेंड की चाल से गतिशील स्कूटर ब्रेक लगाने से रुक जाता है। 10 मीटर चाल से गतिशील स्कूटर ब्रेक लगाने से रुक जाता है। इसका मतलब है कि प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकेंड है और अंत में रुक गया तो अंतिम वेग 0 है। कोई दिक्कत? 10 मीटर पर सेकेंड की चाल से गतिशील स्कूटर ब्रेक लगाने पर रुक जाता है। तो प्रारंभिक वेग 10 मीटर, ब्रेक लगाया रुक गया, अंतिम वेग 0 रुक जाता, जो इतना का एक समान त्वरण उत्पन्न करता है। यानी त्वरण इतना मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। रुकने से पहले स्कूटर कितनी दूरी तय करेगी? ध्यान दीजिए, यहां जितना भी सवाल है ना, वह सीधी रेखा पर गति करने वाली वस्तु के लिए है और एक समान त्वरण के लिए है। इसीलिए दूरी और विस्थापन क्या होगा? बराबर होगा। तो सवाल में दूरी पूछे या विस्थापन पूछे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों U दिया हुआ, B दिया हुआ, A दिया, S निकालना है। S बराबर UT प्लस, लेकिन ये फार्मूला हम नहीं लगा सकते हैं क्योंकि हमें क्या मालूम नहीं है? T मालूम नहीं है। अब ये फार्मूला V स्क्वायर 2A S, V का मान कितना? 0 का स्क्वायर, और U का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, और A का मान कितना? 0.5, और S आपको निकालना है। S आपको, तो 0 बराबर 100 प्लस 5 दूनी 10, यानी 1 न हो जाएगा। यानी S बराबर 100 मीटर। S बराबर 100 मीटर। कोई बातचीत नहीं। 8-9 नंबर, कोई मोटर बोट झील में विरामावस्था से सरल रेखीय मार्ग पर, कोई मोटर बोट झील में, और जब विरामावस्था से गति प्रारंभ हो तो U बराबर 0, सरल रेखीय मार्ग पर 3.0 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के नियत त्वरण से, यानी त्वरण कितना है? 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर 8 सेकेंड तक चलती है। समय कितना? तो कितनी दूरी तय करेगी? प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, त्वरण दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, दूरी निकालना है, और दूरी विस्थापन बराबर होगा, क्योंकि सारा सवाल जो है ना आपका एक रेखीय पथ पर है, सरल रेखा पर है, मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन पर है। दोस्तों निकाल दीजिए, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अगर U का मान 0 है तो UT क्या हो जाएगा? 0 प्लस हाफ AT स्क्वायर। T स्क्वायर है ना, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, अब 12 8 96 मीटर। 96 मीटर दूरी तय हुआ। चलिए कर 8 नंबर फिर से बताइए। एक मिनट देखते हैं 8 नंबर में क्या दिक्कत है। 8 नंबर में एक बार देख लीजिए तो एक को दिक्कत हो चुका है। 10 मीटर पर सेकेंड की चाल से गतिशील स्कूटर ब्रेक लगाने से रुक जाता है। तो ये प्रारंभिक वेग और रुक गया तो अंतिम वेग
त्वरण दिया हुआ है माइनस में है, दूरी निकालना है एस, यू दिया हुआ, भी दिया हुआ है, ए दिया हुआ, एस निकालना है। एस बराबर ये फार्मूला हम लगा नहीं सकते क्योंकि हमारे पास टी, तो हम दूसरा फार्मूला एस निकालने के लिए ये लगा सकते हैं। इस फार्मूला पर मान बैठाएंगे तो दोस्तों क्या निकल जाएगा, 100 मीटर। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, आगे आते हैं। किसी पत्थर को ऊपर की ओर 5 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया, ऊपर की ओर फेंका गया दोस्तों, ऊपर की ओर फेंका गया, और किस वेग से, तो प्रारंभिक वेग कितना, 5 मीटर पर सेकेंड। गति के दौरान पत्थर का नीचे की ओर त्वरण, किधर है त्वरण, कितना, वस्तु जा रही है ऊपर, त्वरण है, इसका मतलब ये त्वरण नहीं क्या है, इस वस्तु के लिए यह मंदन है, क्योंकि त्वरण गति के विपरीत है तो वो मंदन है, तो मंदन निकल गया यानी ऋणात्मक त्वरण। पत्थर अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जाएगा, पत्थर अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जाएगा और जाने में उसे कितना समय, अब जितनी दूरी तय करेगी उतने ऊंचा न जाएगा, तो निकालना है यहां पर क्या किया, एस भी निकालना है। और अब एक बात ध्यान दीजिए दोस्तों कि यह अगर इसमें मंदन है तो ऊपर जाते जाते वेग क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। वैसे भी समझ लीजिए जब किसी वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं तो उसका वेग धीरे धीरे क्या होता है, घटता है, और अगर वेग धीरे धीरे घटेगा तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा, तो प्रारंभिक वेग हमें दिया हुआ है, त्वरण दिया हुआ है, अंतिम वेग दिया हुआ है, समय और एस निकालना है। तो पहले आप समय निकाल लीजिए। समय निकालने के लिए v बराबर u प्लस v0, u कितना 5, a कितना है, और t निकालना है दोस्तों, तो 10t बराबर 5, t बराबर 5/10, 1/2 यानी कि 0.5 सेकेंड। तो इसे वेग 0 होने में या महत्तम ऊंचाई पर जाने में 0.5 सेकेंड का समय लगा है। अब आपसे क्या मांग रहा है, डिस्प्लेसमेंट मांग रहा है, कितनी ऊंचाई तक जाएगा, तो उतनी ऊंचाई तक जाएगा। देखिए ये वैसे तो मोशन अंडर ग्रेविटी का सवाल है, लेकिन मोशन अंडर ग्रेविटी को हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो वहां अच्छा तरह से देखेंगे। फिलहाल हमें जितनी दूरी ये तय करेगा उतनी ऊंचाई न होगी, तो हम सीधा एस निकाल देंगे ऊंचाई के लिए। तो एस बराबर यू टी प्लस, यू का मान कितना है, टी का मान कितना निकल चुका है, ए का मान कितना है, और टी का मान 0.5 का ये निकाल लीजिएगा दोस्तों। 25 प्लस -10 25, कोई दिक्कत, 2 5 10, इसको उठाकर इधर ले आए, ओ सॉरी माइनस होगा, ये घटेगा, तो माइनस कितना होगा, 25 5 125, 125, तो कितना हो गया, तो दूरी कितना तय होगा, 1.25, 1.25। क्लियर हो गया दोस्तों। कह रहा है किसी गतिशील कार का चाल समय ग्राफ, अगर ये चाल समय ग्राफ है तो निश्चित यह क्या है, चाल है, निश्चित यह क्या है, और यह क्या है, समय है। तो ग्राफ देखकर
निम्न प्रश्नों का उत्तर ज्ञात कीजिए। और दिया नहीं कि चाल किसमें है। मान लीजिए चाल मीटर पर सेकेंड में है और समय सेकेंड में है, ये मान लीजिए दिया हुआ था। लेकिन यहां बात तो घंटा का किया जा रहा है। ये 4 घंटा है, यानी समय जो है ना आपका घंटा में है, आवर में है। तो निश्चित तौर पर ये छूट गया है। यहां पर लिख लीजिए आप प्रश्न में कि चाल जो है ना वह किलोमीटर पर आवर में है। कोई दिक्कत दोस्तों? तो ग्राफ आपके सामने है और ये चाल समय ग्राफ है, इधर चाल है इधर समय है, क्योंकि समय हमेशा एक्स एक्सिस पर ही रहता है। क्योंकि यहाँ समय और चाल किस में है ये दिया हुआ नहीं है, तो लगता है छूट गया है। तो आप लिख लीजिएगा कि चाल किलोमीटर पर आवर में है और समय किस में है, आवर में है। ये लिख लीजिए। आइए 11 का जो पहला प्रश्न है वो कर कि कार पहले 4 घंटे और अंत के 6 घंटे में त्वरण क्या है। तो पहला 4 घंटा में इसका वेग 0 से कितना हो गया, 60। तो पहला 4 घंटा में ए बराबर v माइनस यू बाय, अब पहला 4 घंटे में अंतिम वेग प्रारंभिक वेग कितना, अंतिम वेग तो 60, कितना लगा है 4, तो 15 चौके 60 किलोमीटर आवर स्क्वायर। तो पहले 4 घंटा का किलोमीटर आवर स्क्वायर में त्वरण निकलेगा। ऐसा ही मात्रक में बदलना जरूरी नहीं यहां पर। तो दोस्तों यहां पर पहले 4 घंटा का त्वरण 15 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ग्राफ देखकर स्पष्ट हो रहा है कि पहला 4 घंटा में उसका प्रारंभिक वेग 0 से बढ़कर कितना हो गया है, क्योंकि यही है 4। तो हम प्रारंभिक 4 घंटे में त्वरण निकाल लिए और यह 15 किलोमीटर प्रति आवर स्क्वायर के बराबर निकला। लेकिन इसी सवाल में कह रहा है कि अंत के 6 घंटे में त्वरण कितना है। अंत का 6 घंटा 1 2 3 4 5 6, यानी चौथा घंटा से लेकर के 10वां घंटा जो है वो अंत का 6 घंटा है। और अंत के 6 घंटे में उसका प्रारंभिक वेग जो 60 मीटर किलोमीटर पर आवर था, अंतिम वेग कितना हो चुका है, अंतिम वेग कितना हो चुका है, 0 हो चुका है ना। अगर अंतिम 6 घंटा को देखे तो अंतिम 6 घंटा में उसका वेग 60 से घटकर कितना पहुंच गया है। तो अंतिम 6 घंटा का वेग बराबर हो जाएगा दोस्तों, त्वरण बराबर हो जाएगा अंतिम वेग 0 अब -60/6, यानी कि -10 किलोमीटर प्रति कोई दिक्कत? पहला में देख लिए ना, अंतिम 4 घंटा प्रारंभिक 4 घंटा और अंतिम 4 घंटा में त्वरण कितना है, इसमें कोई दिक्कत है? दूसरा, कार कुल कितनी दूरी तय की, तो निकाल दीजिए। दूरी बराबर पहला 4 घंटा का दूरी बराबर s बराबर ut प्लस हाफ 80। तो पहला 4 घंटा का निकाल ले। पहला 4 घंटा में कितना दूरी हुआ है, तो पहला 4 घंटा में u क्या है, तो ut भी क्या हो जाएगा। अब पहला 4 घंटा का एक कितना निकला है, पहला 4 घंटा का एक कितना 15, तो 15 दे दे। टी 4 घंटा तो 4 गुना 4, 4 दूनी 8, 15 टे 120 किलोमीटर। तो पहला 4 घंटा में कितना चला, 120 किलोमीटर। लेकिन हमें क्या मांग रहा है, कुल दूरी। तो कुल तो ये 10 घंटा चला है। तो अब आइए
अंतिम 6 घंटा वाला एस निकाल ले। अंतिम 6 घंटा एस बराबर हो जाएगा यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और अंतिम 6 घंटा में यू कितना है 60, ठीक कितना है 6। अंतिम 6 घंटा में यू कितना 60, ठीक कितना 6 प्लस अंतिम 6 घंटा के एक कितना निकला -10, टी 6। क्लियर। आइए दोस्तों 360 प्लस 3 दूनी 6, 6 त्रिके 18 माइनस 180 कितना हो गया 90। तो 3 2 कट गया। अच्छा डबल कट गया जी, 180 होगा, 180 होगा दोस्तों। मैथ का प्रैक्टिस छूट गया है लगता है मेरा, नहीं। हाँ तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस में हो जाएगा, तो 360 माइनस 180। तो पहला 4 घंटा में 100, अंतिम 6 घंटा में 180। तो कुल दूरी बराबर 120 प्लस 100 कितना किलोमीटर। क्लियर। दूसरा भी क्लियर, पहला भी क्लियर। आइए एक और सवाल है इसी में। कार का औसत चाल का निकालने के लिए औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे औसत चाल निकालने के लिए कह रहा है, तो औसत चाल एवरेज स्पीड, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। अब कुल दूरी कितना है निकाल चुके हैं हम, कुल दूरी 300 और कुल समय 64 यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर। नीचे करते हैं, समझा रहे तो नहीं समझे, छापबे करिएगा। चलिए देखिए एकदम शुरू से छपवा रहे हैं। देखिएगा, समझाए समझे ना, उसके बाद आप खुद बनाइए ना। समझ गए तो आप खुद बना लीजिए अपने तरीका से, नहीं तो परीक्षा के चीट वाला हाल होगा। नहीं होगा, नहीं चीट समय होता क्या था, पुराने जमाने में परीक्षा में चोरी चलता था बाहर से, पुराने जमाने के, हाल फिलहाल में चलता था। तो एक आदमी को चीट भेजना था, उसको लिखने के लिए कुछ मिला नहीं, तो रास्ता में कागज फेंका हुआ मिला, तो बेचारा देखा कि यही कागज ठीक रहा, उसी पर उसको चीट लिखकर भेज दिया। संयोग से उस कागज के दूसरे तरफ पर कोई किराना सामान लिया था, उसका लिस्ट था, ठीक है। उसके पीछे लिखल था आलू 3 किलो, तेल 1 किलो, साबुन 2 पीस। तो चीट जो गया जिसको, वो कभी पराय से रिश्ता नहीं है, इसीलिए चीट गया, तो पूरा उतार दिया। लास्ट में जब बाहर निकला तो जो चीट भेजा पूछा कि लिखा नहीं, कहा पूरा लिख दिए। कल पूरा लिखा जी, कहा हाँ। कल के लेकिन भैया एक बात नहीं समझ, आलू 2 किलो, तेल 1 किलो, इस सब सवाल में कौन सवाल में था हमको पता नहीं चला, लेकिन पूरा लिख दिए। क्लियर है? एक मिनट देख लेते सवाल। अच्छा देख लेते, जहां अल्लाह करते हैं, जहां फंस जाएंगे वहां छोड़ देंगे, ठीक है। किसी कार के ब्रेक लगाने पर गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकेंड का त्वरण उत्पन्न करती है। ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में
2 सेकेंड लगता है, तो उतने समय में तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो आइए नेक्स्ट क्लास में ही ज्ञात करते हैं।